तो आज की इस वीडियो में हम एक्टिव डायरेक्टरी के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 पे अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से हम ग्रुप पॉलिसीज़ बनाते हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ एक्चुअल में क्या होती हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड्स कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं एक विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट में, ट्रीज, फॉरेस्ट एंड ट्रस्ट का क्या रोल होता है अगर आप एक विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट में, एक डोमेन इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो। और इसी के साथ आज हम इस एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिक वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट्स का हमने स्टार्ट करा था पार्ट 1 और पार्ट 2, हम इनकी वीडियो को आज एंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजिंग यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था विंडोज़ डोमेन क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। आज हम समझेंगे कि यूज़र्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपको हम लास्ट वीडियो में बताया था कि मल्टीपल यूज़र्स को, कंप्यूटर्स को, अलग अलग रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सकते हैं एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंडर। उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़र्स की आज हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम यहाँ पे OU को डिलीट कर सकते हैं और यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यानी कि OU के बारे में बताया था। तो OU को मैनेज करने का मतलब होता है अगर आपको स्पेसिफिक यूज़र को एक्स्ट्रा परमिशन देनी हो या फिर आपको कोई OU को डिलीट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी आप नॉर्मली किसी भी OU को अगर आप डिलीट करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को अगर आप डिलीट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको एक वार्निंग देगा। कुछ इस तरह की वार्निंग आपको नजर आती है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट स्पेसिफिक OU और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो यहाँ पे जो OU होते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटल डिलीशन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जो उसका एक्सीडेंटल डिलीशन को एक बेसिकली एक फीचर होता है उसको आपको ऑफ करना होता है। ऑफ करने का किस तरीके से करेंगे, आप एडवांस फीचर्स में जाएंगे, जैसे आप किसी भी जिस भी OU पे आपको चेंजेस करने हैं आप वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। एडवांस फीचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो इसको आपको ऑफ करना है अगर किसी भी तरह को OU का आपको डिलीट करना है तो। देन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है डेलीगेशन का। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि अब मान लीजिए आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल OU आपके पास हैं और वहाँ पर आपको किसी स्पेसिफिक यूज़र को, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को आपको एक राइट देना है कि आप इतने यूज़र्स पे या फिर जिन यूज़र्स पे ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, जैसे कि कोई यूज़र है जिसको नॉर्मल ही किसी का अकाउंट है, जिसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज जिसके पास नहीं है, आप उनके पास जाके क्या कर सकते हो, उनके यूज़र के जो पासवर्ड हैं उनको मॉडिफिकेशन कर सकते हो या कोई बेसिक चेंजेस अगर आप करना चाहते हो। अगर इस तरह के चेंजेस आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी एक यूज़र को देना चाहते हो कि आपके पास इतनी ऑथराइजेशन में आपको देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम डेलीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेलीगेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे OU हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिफिक OU को एक रोल डेलीगेट कर देंगे कि आपके पास इतनी परमिशन है, आप इस पर्टिकुलर OU के अंदर ये चेंजेस कर सकते हो। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वहाँ OU थे, तो अब वहाँ पे एक सेल्स डिपार्टमेंट था। सेल्स डिपार्टमेंट आपको राइट क्लिक करना है, तो डेलीगेट कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है। देन डेलीगेट कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उन यूज़र्स को ऐड करना है जिनको आप कंट्रोल देना चाहते हो। जब आप ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करना है चेक नेम। चेक नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके यूज़र्स होंगे वो आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जिस भी यूज़र को आप ऐड करना चाहते हो उस यूज़र का नाम यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है टास्क टू डेलीगेट। अब यहाँ पे आप क्या टास्क उस यूज़र को देना चाहते हो कि इसके पास इतनी परमिशन हो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट, रीसेट यूज़र पासवर्ड, रीड ऑल यूज़र इन्फॉर्मेशन। इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे आप उसको परमिशन दे सकते हो कि आप दूसरे यूज़र्स का यूज़र अकाउंट डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। हम इतनी परमिशन उसको दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसको उतनी परमिशन मिल जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं यूज़र डेलीगेशन। अब यहाँ पे डेलीगेशन तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक टास्क आपके पास मिलता है कि आपको SSH के थ्रू यहाँ पे जो यूज़र नेम पासवर्ड मिला है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है और उसके पासवर्ड आपको रीसेट करना है। अब ये वाला जो फ्लैग है ये मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप ट्रैक के इस वाले रूम पे जाइए और ये वाला टास्क का कंप्लीट करिए और मुझे यहाँ पे आप कमेंट में बताइए कि इसका फ्लैग क्या मिला आपको। फिलहाल जो उसका दूसरा क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग प्रिविलेजेस टू अ यूज़र ओवर सम OU और अदर AD ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो मैंने आपको बताया किसी स्पेसिफिक यूज़र को या OU को अगर आपको परमिशन देनी हो, प्रिविलेजेस देनी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। अब हम समझते हैं मैनेजिंग कंप्यूटर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। अब एक्टिव डायरेक्टरी में मल्टीपल आपके, उसी में हम बात करें इन 3 चीज़ों के बारे में। पहला है वर्क स्टेशन, दूसरा है सर्वर्स और तीसरा है डोमेन कंट्रोलर्स। वर्क स्टेशन क्या होता है, जो भी कंप्यूटर है आपके नेटवर्क में उन पे जो यूज़र्स काम कर रहे हैं, जो भी यूज़र किसी भी कंप्यूटर जब वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वर्क स्टेशन कहलाता है।
कोई भी एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है उसमें जो मोस्ट कॉमन डिवाइसेस होते हैं उनको हम वर्क स्टेशंस कहलाते हैं। सर्वर्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन डिवाइस होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में, उनको हम सर्वर्स बोलते हैं। ऐसे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर जो कि किसी सर्विस को देने के लिए हम काम में लाते हैं, जैसे कि फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, मेल सर्वर्स, उनको हम सर्वर्स कहते हैं। दूसरा होता है डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में, डोमेन कंट्रोलर उस सिस्टम को कहा जाता है जिसके ऊपर आपका एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो रन होती है। तो जहाँ पे भी आप अपना एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करते हो उसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, जहाँ से पूरा का पूरा आपका डोमेन को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। देन हमारे पास आता है ग्रुप पॉलिसीज़। अब ग्रुप पॉलिसीज़ क्या होता है? ग्रुप पॉलिसी का मतलब होता है जब किसी भी एक डोमेन के अंदर आपके मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, उन मल्टीपल यूज़र्स के ऊपर आपको पॉलिसीज़ लगानी पड़ती हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा सिस्टम है, छोटा सा नेटवर्क है 5-7 कंप्यूटर का, तो वहाँ पर आपको पॉलिसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्हाट इफ़ यू हैव अ बिग नेटवर्क, अगर आपके पास 100, 200, 500 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन सभी के ऊपर आपको पॉलिसीज़ लगानी है। तो अगर आप एक एक पॉलिसी पे लगाते हो, अब पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी का मतलब होता है किसी एक सिस्टम पे आप लगा रहे हो कि इस यूज़र का अकाउंट जो है वो 3 दिन के बाद एक्सपायर होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर का पासवर्ड जो है वो 1 महीने के बाद एक्सपायर होना चाहिए, कोई पासवर्ड का लेंथ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यानी कि जब कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करे तो उसका जो पासवर्ड का लेंथ होनी चाहिए वो 8 to 10 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी ये होनी चाहिए। इस तरह की आपने पॉलिसी बनाई है। अब यहाँ पे अगर आपको 1000 कंप्यूटर पे सेम पॉलिसी लगानी हो तो आप एक एक करके नहीं लगा सकते, इट्स अ वेरी हैक्टिक टास्क टू डू। देन हम क्या कर सकते हैं? वी डू ग्रुप पॉलिसीज़। तो यहाँ पे हम ग्रुप पॉलिसी लगा देते हैं। ग्रुप पॉलिसी में क्या होता है, आप एक पॉलिसी क्रिएट करते हो, जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम उस पर्टिकुलर डोमेन के अंडर आते हैं वो पॉलिसी सभी के ऊपर इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। ये सब करा जाता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल से। अब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें आपके डोमेन, OU, साइट्स, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग, सभी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब जितने भी आपके ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं, ग्रुप पॉलिसी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको क्रिएट करी जाती हैं, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे 3 ग्रुप पॉलिसीज़ हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी, दूसरा है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी और तीसरा है RDP पॉलिसी। अब यहाँ पे आप देखोगे जो भी अगर आप देखोगे जो डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी है वो डोमेन कंट्रोल के अंडर लिंक है। दूसरा का जो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी और RDP पॉलिसी है ये THM लोकल के अंदर ये दोनों ही पॉलिसी यहाँ पे लिंक हो रखी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जितने भी आपकी पॉलिसी आप क्रिएट करोगे अब यहाँ पे आप जाके आप क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाता हूँ, अगर आप सेटिंग्स में यहाँ पे जाओगे, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी में गया, मैं सेटिंग्स में गया, तो यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल, और यहाँ पे क्या अकाउंट पॉलिसीज़, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, करब्रोस पॉलिसी, सिक्योरिटी ऑप्शंस, तो यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे शो पे क्लिक करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी, तो ये जितनी भी आपको पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं तब आपको ठीक से समझ में आएंगे जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो विंडोज़ डोमेन है आपको यहाँ पे स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट मशीन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक मशीन ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपको जितने भी इसने ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो उसने जो जो स्टेप आपको यहाँ पे बताए हैं वो सारे स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। देन आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से ग्रुप पॉलिसीज जो है बनाई जाती हैं, एडिट करी जाती हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे एडिट की हम बात करें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी अगर हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ यानी कि कितना होना चाहिए, मिनिमम पासवर्ड एज। अब ये तो है पासवर्ड पॉलिसी। इस तरह से यहाँ पे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी भी होती है, करब्रोस पॉलिसी भी होती है। अब करब्रोस क्या होता है ये हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप खुद से इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर किसी पॉलिसी के बारे में आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक एक्सप्लेन टैब भी होता है जो आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी क्या करती है। देन यहाँ पे आपके पास हर तरह की ग्रुप पॉलिसीज़ मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल तरह के आप पॉलिसीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब इसका जो आंसर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेटवर्क शेयर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट GPU टू डोमेन मशीन्स, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो तो। कैन अ GPU कैन बी यूज्ड टू अप्लाई सेटिंग्स टू यूजर्स इन कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या है? यस। देन हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड्स की। ऑथेंटिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी यूज़र एक विंडोज़ इन्वायरमेंट या किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट जो लॉगिन करता है तो वहाँ पे उसको कोई सर्टेन रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, सिस्टम में लॉगिन करने के लिए खुद को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। अब उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड। अब खुद को ऑथेंटिकेट कराने के लिए दो तरह के ऑथेंटिकेशन मेथड्स का विंडोज़ इन्वायरमेंट में यूज़ करा जाता है। पहला है करबरोस और दूसरा है NTLM, नेट NTLM। तो करबरोस जो है ये लेटेस्ट है, या फिर बोल सकते हो आज के टाइम पे जितने भी विंडोज़ इन्वायरमेंट, जितने विंडोज़ डोमेन इन्वायरमेंट चल रहा है वहाँ पे मैक्सिमम जगह करबरोस का इस्तेमाल हो रहा है जो कि ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। दूसरा हम बात करते हैं वो है नेट NTLM, जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर भी बोलते हैं। नेट NTLM
सिस्टम क्या है, ये आपका लेगेसी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि पहले के टाइम पे विंडोज़ एनवायरनमेंट में यूज़ करा जाता था। अब सबसे पहले हम समझेंगे कर्बरोस के बारे में। कर्बरोस क्या होता है? तो बेसिकली कर्बरोस ऑथेंटिकेशन मेथड जो कि आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है। अब कर्बरोस में क्या होता है, कभी भी अगर आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हो, आप एक विंडोज़ इन्वायरमेंट में हो, जब सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम में जो आप लॉगिन करोगे, जैसे आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले आपका जो सिस्टम है यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक जो KDS होता है, इसको हम की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही एक लॉजिकल फीचर होता है, वो हम बनाते हैं KDS, जिसको हम बोलते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो आपका सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी वाले सिस्टम पे यानी कि जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है वहाँ पे एक TGT टिकट की रिक्वेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट। तो जब कभी भी आप अपने सिस्टम पर लॉगिन करते हो, उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हो, तो आपका सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वहाँ पे आपका जो सिस्टम होता है वो सामने वाले सिस्टम पे एक TGT की रिक्वेस्ट करता है। अब TGT की रिक्वेस्ट में क्या होता है, उसका आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। जब सामने वाला सिस्टम आपका जो KDC होता है वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देखता है, जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो बिल्कुल सही डाला है, तो उसको चेक करने के बाद, उसको वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक TGT देता है, इसको बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट। एक बार आपके पास TGT मिल गया तो आपके पास क्या होता है, एक प्रूफ हो जाता है कि मैं ही वो वैलिडेट यूज़र हूँ, मैं हूँ वो ऑथराइज यूज़र हूँ जो इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर मान लो कि आपको अपने नेटवर्क पे, अपने डोमेन में मल्टीपल फाइल्स या सर्वर्स को, किसी भी रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है, तो आप उस TGT के बिहाफ पे एक TGS टिकट लेते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम TGT टिकट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो आपको एक फ़ाइल एक्सेस करनी है एक नेटवर्क में, आपका कंप्यूटर क्या करेगा, आपके पास जो TGT टिकट था उसको यूज़ करेगा और आस्क करेगा TGS की, यानी कि टिकट ग्रांटिंग सर्विस की। तो जो TGT सर्विस को, जो TGT टिकट होता है उसका, तो आप ये समझिए, आपको किसी क्लब में एंट्री लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए आपके से पास होना चाहिए। तो जो TGT है वो तो आपका एक पास हो गया। अब क्लब में एंट्री लेने के बाद आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, मान लो आपको कोई ड्रिंक ऑर्डर करनी है, तो ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए आपको अलग से टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो टिकट होता है उसको हम टिकट ग्रांटिंग सर्विस बोलते हैं इन डोमेन इन्वायरमेंट में। अब डोमेन इन्वायरमेंट में अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस यूज़ करनी है तो आपको टिकट ग्रांटिंग सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो टिकट ग्रांटिंग सर्विस होती है ये भी कौन देता है आपको, ये भी आपको देता है KDC। जो टिकट ग्रांटिंग सर्विस होती है तब होती है जब आपके पास एक वैलिड TGT टिकट होता है। अब आपका जो सिस्टम होता है वो टिकट ग्रांटिंग सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है वो सभी तरह के हैशेस को वेरीफाई करेगा। जब ये दो तरह के TGT और TGS आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद आप किसी भी तरह की जो भी आपको सर्विस एक्सेस करनी है उस तरह की सर्विस आप एक्सेस कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं कर्बरोस ऑथेंटिकेशन। अब दूसरा जो था पुराना है, जिसको हम बोलते हैं NNET NTLM ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे क्या सिंपल होता था, आप किसी भी जब सिस्टम में लॉगिन करते थे तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जाती थी यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, जो NTLM हैश, देन वहाँ पे NTLM चैलेंज आता था और NTLM रिस्पॉन्स यहाँ सेंड होता था। अब होता क्या था, जब कोई भी आप यूज़र नेम पासवर्ड आप सेंड करोगे तो सामने सिस्टम को ऑथेंटिकेट करता था। ऑथेंटिकेट कैसे करता था, जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता था, यानी कि मेन जो आपका पासवर्ड होता था वो एक हैश फॉर्म में होता था। तो आपके पासवर्ड के हैशेस को, जो कि सर्वर में हैशेस स्टोर्ड हैं, वो उन हैशेस को कंपेयर करता था। अब सर्वर में हैश कहाँ से आए, जब कभी भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो किसी भी एक विंडोज़ एनवायरनमेंट में, तो आपने जो भी अकाउंट क्रिएट करा, उसका जो पासवर्ड बनाया, उसका पासवर्ड और जो हैश होगा वो विंडोज़ एनवायरनमेंट में सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब कभी आप विंडोज़ में लॉगिन करते हो तो आपका जो आपने जो पासवर्ड डाला है उसका एक हैश क्रिएट होता है। उस हैश से जो सिस्टम में हैश पड़ा हुआ है आपके पहले जो आपने अकाउंट क्रिएट करा था, उन दोनों हैशेस को कंपेयर करा जाता है। कंपेयर करने के बाद वो चेक करता है कि आपने जो लॉगिन करा वो सही है नहीं है। वंस इट वेरीफाइज, आपको क्या होता है, आपको वो लॉगिन दे देता है सिस्टम में। इस तरीके से जो NTLM था वो काम करता था। लेकिन जो NTLM में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ वर्नेबिलिटीज थी, इसलिए इसको बंद करके इसके जो रिप्लेसमेंट आया वो आया कर्बरोस ऑथेंटिकेशन। देन वापस लास्ट आता है ट्रीज, फॉरेस्ट एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास एक डोमेन है, आपका छोटा सा डोमेन है, आपकी छोटी सी कंपनी है, डोमेन का नाम है thm.local, यानी कि tryhackme.local। आपका एक डोमेन नेम है, आपका एक नेम स्पेस है। अब उस डोमेन के अंदर आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, 3-4 कंप्यूटर्स हैं आपके पास, और 4-5 आपके पास प्रिंटर्स या फाइल सर्विसेज वहाँ पे चल रही हैं। सिंगल डोमेन को मैनेज करना इजी होता है। लेकिन मान लीजिए अब आपके पास 2 डिपार्टमेंट हैं, आपका जो बिज़नेस से एक्सपेंड हुआ, अब आपके पास 2 डिपार्टमेंट हो गए। अब 2 डिपार्टमेंट आपके पास अलग अलग हैं, एक डिपार्टमेंट आपका UK में है, एक डिपार्टमेंट आपका US में है। उसको सेंट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एक ट्री फॉर्म होता है। अब होता क्या है, जो आपका मेन डोमेन था thm.local, उसके हमने 2 सब डोमेन क्रिएट कर दिए। एक हुआ uk.thme.local और दूसरा होगा us.thm.local। अब यहाँ पे जो uk.thm.local होगा
और जो us.thm.local हो, अब इनका इन दोनों के साथ किसी भी तरह का लिंक नहीं होगा। लिंक का मतलब होता है, लिंक का मतलब मैं कह रहा हूँ, जो यूके है वो यूएस से किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकता, और जो यूएस है वो यूके के डिपार्टमेंट में किसी तरह की चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, ये जो उनका मेन रूट है, यानी कि जो इनका डोमेन कंट्रोलर है, जो उनका रूट डोमेन कंट्रोलर है thm.local, ये इन दोनों से लिंक होंगे। अगर यहाँ पे ये कोई चेंजेस करना चाहे तो ये यहाँ पे चेंजेस कर सकता है, जैसे कि स्कीमा में कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे वो चेंजेस कर सकता है। लेकिन ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, ये आपस में एक दूसरे के डिपार्टमेंट में, एक दूसरे के डोमेन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये अपना इंडिपेंडेंटली कुछ भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। लेकिन इसको हमने कनेक्ट क्यों करा, ताकि ये एक दूसरे से लिंक रहें। ये जो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये जो हमारा मेन डिपार्टमेंट, जो हमारा रूट डोमेन है, ये उससे कनेक्ट रहे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हायरार्की होता है, उसको हम ट्री बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास अब आपकी कंपनी और ज़्यादा बड़ी हो गई और आपके पास अब दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक THM है और एक MST है। अब दो अलग अलग डिपार्टमेंट जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो THM ट्री था, उसको MST ट्री के साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करनी है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, और क्योंकि हमने इसको फॉरेस्ट बना के एक ही नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं तो हम दो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक ही नेटवर्क में क्रिएट कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर THM वाले ट्री को MST वाले ट्री से कुछ भी चीज़ें शेयर करनी है, एक्सेस करनी है, तो उसको हम ट्रस्ट रिलेशनशिप के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है वो ये बताता है कि मान लो डोमेन AA को डोमेन BB से कोई रिसोर्स लेनी है, या फिर डोमेन BB को डोमेन AA से कोई रिसोर्स लेना है, तो उसके पास उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि जिससे मैं रिसोर्स ले रहा हूँ वो एक ट्रस्ट वर्दी नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ट्रस्ट रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। अब ट्रस्ट रिलेशनशिप दो तरह की होती है, एक होती है 1 वे ट्रस्ट और एक होता है 2 वे ट्रस्ट। अब डोमेन क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा डोमेन BB पे। इसका मतलब क्या है, जो डोमेन B है वो डोमेन E से सर्टेन रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज हो जाएगा। लेकिन 2 वे ट्रस्ट में क्या होता है, डोमेन A को B से और डोमेन B को A से, दोनों को ही आपस में ट्रस्ट बनाना पड़ेगा अगर आपको आपस में रिसोर्सेज शेयर करना है। तो जो रिसोर्सेज शेयर होती हैं आपके ट्रस्ट रिलेशनशिप पे ही शेयर हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी की बेसिक वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।